जी, आप सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी, आवाज क्लियर। जी जी। जो जी कोऑर्डिनेटर आवाज़ है क्लियर आ रही है। अदनान, मुझे बताइएगा जब स्टार्ट करना हो, आपके मुंतजिर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वेलकम सलाम सर। सर। सर क्या चल रहा है, क्या कहें? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं शाहिद साहब, यासीन साहब, फहद? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ऑल गुड, ऑल गुड। माशाल्लाह। अच्छा जी, I think we can start. And Mirza has just been informed from Adnan that Mirza is about to join in a while. So, as per direction, we will start the session, and Mirza DSM will join and jump in during the session, and then I will include him in the questions as well. So, start करते हैं. Adnan, is it fine? Should we go ahead? Definitely. Thank you, ji. Thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for taking your time out for this exciting session. So I believe this is a series of sessions जो कि हो रहे हैं हम लोग के with the students on different topics. Today's topic is very interesting. Life after CAF. So जिंदगी के different मराहिल हैं जिनसे इंसान गुजरता है, और जब गुजर रहा होता है तब उसको बड़े अच्छे नहीं लग रहे होते वो मराहिल, और जब लुक बैक करता है तो वो कहता है अरे वो वक्त बहुत अच्छा था, काश मैंने उसको एंजॉय किया होता। सो खैर हम तो एक प्रोसेस से गुजर गए, लेकिन कोशिश ये है कि जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं तो कैसे इस प्रोसेस को, इस वक्त को एंजॉय किया जाए, इस सफर को एंजॉय किया जाए और यूटिलाइज किया जाए, ताकि हमारा एक बेहतर जो फ्यूचर है उसका ये जो हम प्रोसेस है जो जिस वक्त से गुजर रहे हैं उसका पार्ट बन सके। सो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कैफ दे दिया और अटेम्प्ट कर दिया और रिजल्ट वेट कर रहे हैं, और अब एक जाहिर सी बात है, एक लाइफ में एक चेंज आने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, एक नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है। और changes is life is full of changes. It's always matter how beautifully you embrace the change. वही तो आगे निकलता है, इसको अवॉइड तो किया जा नहीं सकता। तो चेंज इज इनएविटेबल, ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट इज चेंज। तो चेंज तो आना है, और इसको हमने कैसे embrace करना है, इसकी गाइडेंस के लिए वी हैव वंडरफुल पैनल। वी हैव आसिम नजीर चौधरी साहब विद अस, हु इज पार्टनर एट नजीर चौधरी एंड को। इसके बाद वी हैव मिर्जा अली हसन, यू ऑल नो, very renowned and wonderful teacher for the different reporting subjects. He will join us in a while. We have Mohammad Yasin with us. He is senior manager at Zameen.com. Thank you, Yasin, for joining for today's session. And we also have a Fahad Naeem with us. Apart from his teaching skills, as you all know, he's also CFO of Alliance Sugar Mills Limited. And thank you all the worthy participants for joining today's session. Let me quickly tell you the agenda of today's session. So first of all, I would like to have some key questions from the worthy panel. And after that, the floor is open to the questions from the students. And I'm the moderator, so you can also type your question in the chat box, and I will pick up those questions and will keep the asking from the relevant panel. Definitely, it is a time-bound session. That's why we have just kicked off. So maybe all questions couldn't be answered within timelines, but we will ensure that we will get back to you to your questions after the session, after getting in touch with the relevant worthy panel. So I'll start my discussion with Asim Saab. As you all know, Asim Saab is a very versatile teacher, quite renowned, or I also feel privileged कि ये मेरे भी जो है वो टीचर रहे। सो क्विकली मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ। सो आई एम सीनियर डायरेक्टर एट EY. आई एम फेलो मेंबर ऑफ CA, ACCA, सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, और जो कंसल्टिंग का पोर्टफोलियो है नॉर्थ में वो मैं बिजनेस कंसल्टिंग का देखता हूँ। सो दिस इज क्विक, आई जस्ट फॉरगेट बिफोर। सो आई विल कम बैक टू आसिम साहब। आसिम साहब, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं, और जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है हर एक की जिंदगी में वो ये है कि हमने आगे फर्म्स को ज्वाइन करना है। सो हैविंग सेड दैट वी जस्ट गॉन थ्रू द कोविड और सारी चेंजेस आई, बट अभी देखने में आ रहा है कि काफ़ी कोविड से हम लोग निकल आए हैं और चीज़ें एक बेहतरी की तरफ जा रही हैं। सो व्हाट यू सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स के कैसे हालात हैं, व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ द ऑडिट फर्म्स, and but how they should be prepared according to these dynamics? Over to you. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी कैन यू हियर मी गाइस? Yes. ओके।
Thank you, Shazib, for the very generous introduction. A bit exaggerated, though, I guess. But again, thank you so much. अच्छा जी, coming to your questions, the very pertinent question. कोविड से तो निकल आए हैं, but we have another situation in the country right now. तो उसका क्या करें? So you know, things are never in our hands. और definitely COVID situation is over. At least जो इंडक्शन प्रोसेस था जो कि सारा का सारा ऑनलाइन चला गया हुआ था, उसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी हुई है। अब हम फर्म भी जा सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। और इकोनॉमिक सिचुएशन जो है फर्म लेवल, देखिए फर्म और अकाउंटेंट आर द लास्ट एंड लीस्ट पर्सन जो सबसे एंड पे इफेक्ट होते हैं कोई भी सिचुएशन में, क्योंकि कोई कंपनी क्लोज भी होनी है, बंद भी होनी है, तो फिर भी अकाउंटेंट की जरूरत पड़नी है। और जब बर्थ होनी है, नई कंपनी बननी है, तो भी अकाउंटेंट की जरूरत पड़नी है। सो कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड एंड कैन नॉट बी क्लोज विदाउट द हेल्प ऑफ एन अकाउंटेंट। और जहाँ अकाउंटेंट है वहाँ पे ऑडिट भी है, असाइनमेंट्स भी हैं, एंगेजमेंट्स भी हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है, थिंग्स आर इम्प्रूविंग और अब बहुत बेहतरीन टाइम है, बेस्ट टाइम है। जो लोग अपने एग्जाम दे चुके हैं, वेट कर रहे हैं, they must apply to different firms. और हर फर्म का इंडक्शन प्रोसेस अपना डिफरेंट है। यू हैव टू गेट इन टच विद देयर एचआर डिपार्टमेंट, वहाँ जाएं फिजिकली, या अगर उनका ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ से मालूम करें क्या प्रोसेस है। कुछ फर्म जो है वो ऑनलाइन सीवी जो है वो कलेक्ट कर रही है, कुछ पर्सन में इन पर्सन जाके जो है वो चाहते हैं कि आप वहाँ जाके एचआर में सबमिट कराएं। तो हर फर्म का जो प्रोसेस है, जस्ट गो आउट, रीच आउट द फर्म्स और वहाँ पे जाके आप अपना जो भी प्रोसेस है वो अपना सीवी वहाँ पे ड्रॉप करें। और इस वक्त राइट टाइम है, ये बहुत हाई टाइम है। फर्म्स को रिसोर्सेज की जरूरत है, अच्छे रिसोर्सेज की तो हर वक्त जरूरत होती है। सो मे बी यू कुड बी द वन, बट यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द राइट फोरम। और जब तक आप जाएंगे नहीं, एफर्ट नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे और बस सोचते रहेंगे अभी शायद हालात नहीं है, अभी ये होगा, किसी ने आपको बता दिया। एक बहुत कॉमन होता है कि किसी ने बताया, अभी वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुआ, और फिर और वन फाइन डे आपको पता चलता है तो उनका प्रोसेस तो स्टार्ट होके क्लोज भी हो गया। अब हम क्या करें? सो आपको कोई चांस नहीं लेना, कोई रिस्क नहीं लेना। यू हैव टू रीच आउट टू द फर्म योरसेल्फ। आपको मालूम करना है, आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी अप टू डेट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। और जिस फर्म को आप टारगेट करें उसमें आप जाएं, ऑनलाइन या फिजिकल जैसे भी है, बट यू मस्ट मेक एन एफर्ट टू मेक एन इम्पैक्ट। जी शाजिद। Thank you, Asim Saab. Or as usual, quite concise and to the point. Wonderful. My next question is from you, Yasin Saab. कि अक्सर ये एक क्वेश्चन देखने को आता है कि भाई एक ही सिमिलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं और कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते, तो इसमें डिफरेंस क्या है? मतलब ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, इज ओनली क्राइटेरिया और इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया? ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है जी? जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शाहजेब फॉर इनवाइटिंग मी इन। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि दो सिमिलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ अगर स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कोई एक सिलेक्ट हो जाता है और दूसरा सिलेक्ट नहीं होता, तो क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाहिद क्राइटेरिया है टू डिटरमिन कि किस स्टूडेंट को इंडक्ट करना और किसको नहीं? तो नहीं, ये वाहिद क्राइटेरिया हो नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि हर फर्म में लिमिटेड सीट्स होती हैं और उन लिमिटेड सीट्स के साथ मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी सिमिलर अटेम्प्ट्स हो सकती हैं, सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो सकती हैं। तो फिर अब इंटरव्यूअर ने सिलेक्ट करना है कि उन दोनों स्टूडेंट्स में से डिफरेंशिएट करना है कि किसको इंडक्ट करना चाहिए और किसको नहीं। तो अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू के अंदर 15 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। उसके अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो फौरी तौर पर जज की जा सकती हैं? अगर मैं ऐसी कोई स्किल्स की बात करूं तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर है कि ये प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो रही है। ये ऐसी स्किल्स हैं जो फौरी तौर पर जज हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि अगर किसी एक कैंडिडेट की प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हैं दूसरे स्टूडेंट से, तो सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने के बावजूद जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर हैं उसके ज्यादा बेहतर चांसेस हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स किस पे डिपेंडेंट है। अच्छा, ये एक कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस आपका पर्सनालिटी ट्रेट जरूर हो सकता है, बट उसके लिए भी जरूरी है कि आपके पास एकेडमिक जो है वो एक्सीलेंस होनी चाहिए, एकेडमिक नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए उसके अंदर। जब एकेडमिक नॉलेज आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड दैट कॉन्फिडेंस विल बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो इंटरव्यूअर ऑब्वियसली डिटरमिन करते हैं जब आपको वो एनालाइज कर रहे होते हैं, जब आपको इंटरव्यू कर रहे होते हैं। इसके अंदर टीम वर्क हो सकता है कि आप कितना अच्छा टीम में प्ले कर सकते हैं। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं
ये सारी चीजें आप कितने एनालिटिकल स्किल्स आप अपनी एग्जिबिट कर सकते हैं उस टाइम पे। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि एक इंटरव्यूअर के लिए एक इंटरव्यू के दौरान ये वाली जो स्किल्स जो मैंने अभी मेंशन की हैं, इनको डिटरमिन करना या इनको जज करना थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो कम्युनिकेशन और स्किल्स की है, प्रेजेंटेशन स्किल्स की है। उसके बाद ये बाकी चीजें हैं जो डिफरेंशिएट करती हैं एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से, चाहे उन दोनों की सेम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो। Thank you, thank you. Excellent reply. So if I may conclude, कि ये है कि yes, there are other factors and primarily जो factors हैं उसमें communication, presentation skills आपकी हैं और आपके analytic skills हैं। अब वो किस तरह से गेज करते हैं फॉर्म वाले, ये हर एक उनका अपना आर्ट है। मे बी द मोमेंट जो एंटर है, अभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जाएं तो मे बी उस दौरान ही वो गेज कर चुके होते हैं आपकी बहुत सारी स्किल्स, जो कि और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिससे आपको लग रहा होता है कि ये तो सिर्फ मेरे घर वालों के बारे में पूछ रहे हैं और जिस सिर्फ सोचते पूछ रहे हैं कि मैं किस तरह सोचता हूँ, बट वो बहुत सारे स्किल्स एसेस कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी यासीन ने मेंशन किया। थैंक यू फॉर योर रिस्पांस। सो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और मोहम्मद मिर्जा अली हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अगर आप अपना दीदार करा दें तो हम बहुत आपके शुक्रगुजार होंगे मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबको क्या अस्सलाम चाल वालेकुम। है? ठीक ठाक है जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, जैसे आप आए हैं तो मैं फौरन ही फिर आपको सवाल डालता हूँ जी क्योंकि जी आवाम जी तो जी बेताब है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए। सो अभी हमने कुछ डिस्कशन की कि फर्म्स के बारे में कि व्हाट इज द राइट टाइम। तो आसिम साहब ने कहा कि यार के मसले मसाइल तो हमेशा बढ़ेंगे इस दुनिया में, कम तो नहीं होंगे, तो नाउ इज द राइट टाइम। और यासीन साहब ने बताया कि यार नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यस एक है और उस कॉन्फिडेंस के लिए आपको उस पर एक अच्छी कमांड होना जरूरी है अपने एकेडमिक पे। इसके साथ साथ एनालिटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करने की जरूरत है। अच्छा, अब जो अगला लाइफ आफ्टर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू फर्म इंडक्शन, उसके लिए अलग से टॉपिक्स होंगे। इस लाइफ आफ्टर कैफ, और लाइफ आफ्टर कैफ में यहाँ फर्म एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, वहाँ आपका जो सी फैप है वो भी एक बहुत बड़ा है। तो पहले अगर ब्रॉडली सर ये बताते हैं कि यार डिफरेंस है क्या, मतलब कैफ में जो पढ़ाई थी और सी फैम में थी उसी का एक नेक्स्ट लेवल एडवांस है, या क्या उनको ट्रेड्स और अपने बिहेवियरल स्किल्स और अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी और अभी से तैयार होना पड़ेगा फॉर द सी फैप स्टडीज? ओवर टू यू। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो 2-3 चीजें। ये जो हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसको अगर जो बाकी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो जैसा जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो कैफ लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप कैफ में आप सुबह क्लासेस पढ़ते हैं और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 12-1 बजे शायद इनकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, और उसके बाद इनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल होता है कि रिवीजन कर सकें, अपने रेस्ट कर सकें और फिर अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। फाइनल में आके ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स को। एक उनका 9 to 6 कह लें अराउंड उनका फार्म का या क्लाइंट का टाइम होगा एटलीस्ट, और उसके साथ फिर क्लासेस भी कवर करनी है। तो वो जो रिलैक्स होना और घर जाके और थोड़ा सा अच्छे माइंड के साथ पढ़ना, वो चीज़ उनको अवेलेबल नहीं होती। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और अक्सर मैंने तो यही देखा है कि स्टूडेंट इस बात को समझते समझते 6-7-8 माह लगा देते हैं, और जिससे एक वो अपना बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम अपने फाइनल के करियर का, उसमें वो एक डिसीजन उनका डिले हो जाता है कि हमने पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, मैनेज कैसे करना है, समझ नहीं आती 6-7 माह। एक तो फैक्टर ही है। और जो दूसरा जो चैलेंज स्टूडेंट को फेस होता है, जो कि अभी ये स्टूडेंट्स को हम रियलाइजेशन करवा रहे हैं, उसमें वो है कि कैफ में एक तो सिलेबस का क्वांटम और सी फैब के सिलेबस का क्वांटम बहुत फर्क है। एक क्वांटम का फर्क है। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर की बात करें तो शायद सारे जो पेपर्स हैं कैफ लेवल के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, शायद उनसे भी ज़्यादा जो फाइनल है उसका उसका सिलेबस है। और दूसरा है कॉम्प्लेक्सिटी। क्वांटम भी ज़्यादा है और सिलेबस कॉम्प्लेक्स भी है। प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो कि साथ एग्जामिन हो रहे होते हैं, उसके साथ साथ एज ए ट्रेनर हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, थोड़ा समझाना भी पड़ता है ये इशू है और उसको हम ऐसे कोशिश करते हैं लिंक करने की। तो ये चीज़ें हैं जो 2 मेन पॉइंट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो अगर वो स्टूडेंट थोड़ा सा मैनेज कर लें और ज़रा गाइडेंस के साथ हम लोगों की, तो आई थिंक इसको पास करना
काफी बेहतर आसान हो जाता है या काफी मुश्किल नहीं रहता, जिस तरह कि हम कह सकें वो स्टूडेंट्स जो कि शायद इसको प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे उनके लिए इतना मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा इन चीजों को मैनेज करना पड़ता है। फिर आजकल तो जैसे नया एक एक वो मोड बन गया ऑनलाइन क्लासेस का, उसमें उनको अगर ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं तो फिर उसका भी तरीका है कि उनको कैसे मैनेज करना है। ये क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का अक्सर मैं देख रहा होता हूँ, स्टूडेंट्स भी बात कर रहे थे जी हमने जी 2 दिन में 2 महीने क्लासेस पढ़ ली। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। आप 2 महीने में 2 दिन में 2 महीने क्लासेस पढ़ लेंगे तो आपको समझा गया। एक स्टूडेंट था, उसके फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा जी मेरा बेटा कहता है कि जी रिपोर्टिंग तो कोई मसला ही नहीं, पेपर मैंने हर 10 दिन में सिलेबस खत्म कर लिया सारा। तो ही वाज वेरी कंसर्न कि भाई क्या वाकई कुछ सिलेबस में चेंज आ गया कि 10 दिन में खत्म हो जाता है। तो 10 दिन में अगर एक स्टूडेंट ने क्लासेस सारी पढ़ ली हैं तो उसे समझा गया, समझना फिर उसको अप्लाई करना फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस किस्म के चैलेंज भी हैं जो कि शायद हमारे टाइम पे उस तरह से अवेलेबल नहीं थे या अभी रिसेंटली 2-4 साल पहले 5 साल पहले नहीं थे। तो क्या बहुत ज्यादा इनको बच्चों को गाइड करने की जरूरत है कि कैसे कैसे किस चीज के जिस चीज के पॉजिटिव होते हैं साथ नेगेटिव भी होते हैं, तो फिर कैसे उसको लेके चलना है और किस तरह से अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करना। थैंक यू जी। इफ आई डू समराइज, सो एक जो मेजर डिफरेंस है कैफ और सीपीएम में आपकी क्लास की टाइमिंग का डिफरेंस है। और पहले सुबह सुबह आप पहुंचते थे तब आपकी नींद पूरी होती थी और अब पहुंचेंगे तो आपको नींद आ रही होगी। तो ये डिफरेंस है जो सुबह और शाम क्लासेस का। फिर आपका सिलेबस का कंटेंट जो है वो चेंज होने जा रहा है, वॉल्यूम के एतबार से भी और कॉम्प्लेक्सिटी के एतबार से भी, इसलिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो कि अभी कोविड जिस प्रोसेस में गुजारा वो है हमारा बिल्कुल जो क्लास का स्टूडेंट का यूजर एक्सपीरियंस चेंज हो चुका है फ्रॉम ऑन वर्चुअल क्लास। जब आपका यूजर एक्सपीरियंस चेंज हुआ तो फिर आपको अपनी अप्रोच भी अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी। अपने टीचर के साथ मशवरा करके वर्चुअल क्लासेस में मैंने जाना है तो मुझे किस तरह से उस अप्रोच को डेवलप करना है। इसी डिस्कशन को आगे चलाते हैं। तो जो चौथा एक और डिफरेंस भी हम देखें तो एक ओपन बुक पेपर का भी हमारे सामने हमें देखने को मिलता है कि अभी जब हमारे जो पेपर होंगे ओपन बुक होंगे। सो मैं फाद नईम साहब की तरफ आऊंगा और ये क्वेश्चन उनसे टेकअप करते हैं। जिस तरह लॉ का पेपर है वो भी ओपन बुक पेपर है। सो इस ओपन बुक होता क्या है, क्या अप्रोच का डिफरेंस है? और मोस्टलेस हमने ये देखने को मिला है कि जैसे ही कैफ के बाद लोग जाते हैं जो शुरू में पेपर ऑफ उठाते हैं उसमें एक लॉ का पेपर भी होता है रिपोर्टिंग के साथ। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ओपन बुक है क्या? और लोग बहुत डरे हुए जो इसका रिजल्ट है अभी तक, तो उसको भी थोड़ा सा आप उस पर भी थोड़ा सा कमेंट करें और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू फहद साहब। जी थैंक यू शाहजेब साहब। बिल्कुल ये जो आपने बड़ा डिटेल से ओपन बुक के बारे में उनका डर बताया है स्टूडेंट्स का, बिल्कुल जायज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि ओपन बुक से डरने वाली कोई बात नहीं है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आप माशाल्लाह कैफ में 2 पेपर अपना रिपोर्टिंग का दे के आए हैं, ऑडिट का दे के आए हैं, जिसमें आप अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स अपने साथ लेके जाते हैं। सेम उसी तरह है, आपने फाइनल में आना है, ओपन बुक है। सिर्फ फर्क ये आया कि यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द पेपर्स ओपन बुक हो गए हैं। मेरा ख्याल है कोई एक आधा पेपर है आपका जो ओपन बुक नहीं है, बाकी तमाम ओपन बुक है। इसकी वजह आपकी यहाँ पे वो डिफरेंस है जो कैफ और सीफैप का है कि कैफ में आप चीजें जब पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादा आपका फोकस प्रैक्टिकल चीजों की तरफ नहीं होता है। सीफैप में जब हम आते हैं तो प्रैक्टिकल नेचर की चीजें आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है एग्जामिनर आपका, क्योंकि आप साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, आपके अपने आर्टिकल्स चल रहे होते हैं, उसमें आप प्रैक्टिकल चीजें खुद देख रहे होते हैं। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए ये आईकैप ने स्कीम बनाई ओपन बुक वाली। और जब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक होकर बात करूं, चूंकि मैं लॉ पढ़ा रहा हूं, कॉर्पोरेट लॉ, तो पिछले कुछ अरसे में स्टूडेंट वाकई इससे बहुत ज्यादा डर गए। इसको 2 हिस्सों में अगर मैं बात करूं, एक आपकी नई एजुकेशन स्कीम आई है और दूसरा ओपन बुक हुआ है। नई एजुकेशन स्कीम में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुई कि शायद कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस बहुत ज्यादा उन्होंने कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें हैं जो पुरानी थी उन्होंने आपके सिलेबस से निकाली हैं, कुछ चीजें नई ऐड की हैं, जो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा हुआ है कि आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होता है, जो चीजें आपके कोर्स में शामिल नहीं थी पहले, अब उन्होंने शामिल कर दी हैं। लेकिन ओवरऑल कोर्स की अगर हम वेटेज की बात करें तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, इसलिए ये डर तो अपना खत्म कर रहे हैं। दूसरा जनाब जो ओपन बुक हुआ उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि पहली 2 अटेम्प्ट्स में आईकैप की तरफ से रिजल्ट को बहुत अच्छा नहीं आया, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके बाद से स्टूडेंट डर गए।
उसकी एक वजह ये थी कि एक तो ओपन बुक होने के बाद आते ही आईकैप ने उस लेवल पे आईकैप ले गया स्टूडेंट्स को जहां पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एज अ टीचर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उस पे आईकैप के साथ भी डिस्कशन हुई। अब हमने देखा जो लास्ट अटेम्प्ट लॉ की हुई है उसमें काफी हद तक आईकैप ने पेपर को प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो उस तरफ जाए जो हमने आईकैप को कहा कि आप फौरी तौर पे जिस लेवल पे जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए अनएक्सपेक्टेड है। तो ओपन बुक होने के बाद जो मेन फर्क आया है वो ये है कि पहले लॉ आप कैफ में जब पढ़ के आए हैं प्योर आपको कह दिया जाता था कि ये चीज समझ लें और याद कर लें। आप चीजें याद करते थे, एग्जाम में जाके आप लिख लेते थे, पेपर पास हो जाता था। यहाँ पे आपको उसके साथ कुछ चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी। अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें ऐड हुई हैं और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चीजें ऐड हुई हैं। आपने अपने आर्टिकल्स में जाके प्रैक्टिकल नेचर की चीजें भी देखनी है, एज इट इज उनको आपने अप्लाई करना है अपने एग्जाम में। आपने चीजें याद भी करनी है जिस तरह आप पहले कर रहे थे, आपने चीजें समझनी भी है जिस तरह पहले कर रहे थे। अगर ओपन बुक होके थोड़ा मुश्किल हुआ है तो उसके साथ थोड़ी हेल्प भी आपको मिली है कि आपके पास बुक वहां पेपर में अवेलेबल होगी। दूसरी चीज, तीसरी जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि लॉ को कुछ अर्सा पहले तक लोग समझते थे कि बिल्कुल थ्योरेटिकल नेचर का ये पेपर है और आप चीजें याद करके जैसे बिल्कुल बाकी थ्योरी के पेपर आप पढ़ते हैं आप चले जाएंगे। ये नेचर अब चेंज हो चुकी है। इसको थोड़ा सा अप्रोच को आपने चेंज करना है अपनी। आपने बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जिस तरह आप बीएफडी या रिपोर्टिंग के पेपर में प्रैक्टिस करते हैं, लॉ में वैसे ही अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। और इसमें गाइडेंस की जरूरत है आपको। क्लास जरूर लें, आके किसी भी टीचर से पढ़ें, लेकिन क्लास आपने जरूर लेनी है। और इसकी वेटेज को सामने रखते हुए, ऑब्वियसली इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है लॉ का, तो मेरी स्टूडेंट्स के लिए सजेशन ये होती है कि इसको आप स्टार्ट में ही पिक करें। अपनी जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, चूंकि उसमें आपके पास टाइम ज्यादा होता है, कुछ के पास 1 साल होगा नई स्कीम के तहत, कोई 1.5 साल वाले होंगे, तो इसमें टाइम आपके पास ज्यादा होगा। इसमें आप कोशिश करें कि जो ज्यादा सिलेबस वाले सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको टाइम ज्यादा लगेगा उसको आप पिक करें फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनकी तरफ जाएं। ऑब्वियसली एक स्टूडेंट की कोशिश भी होती है आगे उसने अपना अनलॉक करना होता है MSA 1 MSA 2, उस कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपके बेसिकली लॉ के 2 सब्जेक्ट्स हैं CFAP में। एक आपका कॉर्पोरेट लॉज है और दूसरा टैक्सेशन का है। दोनों ओपन बुक हो गए, लेकिन जब मैं टैक्स को कंपेयर करता हूं लॉ के साथ तो उसका कंपैरेटिवली सिलेबस थोड़ा सा कम है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता होता हूं कि लॉ आप बारी बारी उठाएं, एक ही टाइम में दोनों लॉ ना उठाएं, टैक्स और कॉर्पोरेट लॉज को। और सिलेबस चूंकि लॉ का ज्यादा है तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट की तरफ आप लेके जाएं, उसमें आप लेके चलें। और दूसरी एक जो जनरल बात मैं करना चाह रहा था, वैसे तो मिर्जा साहब भी, आसिम साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड कर रहे हैं आपको। अपार्ट फ्रॉम योर आर्टिकल्स आपके हो रहे हैं, आप वो ट्राई कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए 2 रास्ते हैं जिन पे आपने इकट्ठे चलना है, जिनको फॉलो करना है। एक आपके आर्टिकल्स हैं और दूसरा है आपकी स्टडीज। इन दोनों को आपने इकट्ठा लेके चलना है। आर्टिकल्स के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी चीज साथ आपकी पढ़ाई है। उसको आपने स्टार्ट कर देना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द आर्टिकल्स के आपके आर्टिकल्स हो रहे हैं या भी उसमें थोड़ा खुदा ना खास्ता डिले आ रहा होता है कुछ बच्चों का, लेकिन पढ़ाई आप अपनी स्टार्ट करें, उस पर डिले नहीं करना। अपना जो पेस आप लेके आ रहे हैं कैफ से, उस पेस को आपने तोड़ना नहीं है। उस पेस को ऐसे ही लेके चलें और अपनी पढ़ाई को साथ लेके चलें। आर्टिकल्स हो जाएंगे, वो आपका प्रोसेस साथ स्टार्ट हो जाएगा। जी शाहजेब। थैंक यू जी, थैंक यू फास्ट साहब, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। एंड आई थिंक अभी कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट भी हमसे यही पूछ रहे थे कि यार कि भाई अगर मेरे आर्टिकल्स में डिले है तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए और तब मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँ? तो आई माई सेल्फ एग्री विद योर व्यू विच इज़ वेरी गुड कि हमें अपनी पढ़ाई रोकनी बिल्कुल नहीं चाहिए और जो फ्लो चल रहा है उसको कंटिन्यू करनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव हमारे आर्टिकल्स में डिले भी आता है कुछ अर्से का, तो दैट साइड हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो जो कुछ आपने भी बड़ा अच्छा इसको कंक्लूड किया और जो कुछ क्वेश्चन साथ साथ आते रहते हैं उनको भी आंसर मिल गया। आसिम साहब, आपसे एक क्वेश्चन है जो कि हमारे स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि अभी फॉर्म में अप्लाई तो करना शुरू कर दें, बट जाहिर सी बात है कुछ रिमेनिंग टाइम होता है जब तक वो कॉल करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो इस टाइम को हम किस तरह से बेहतर हम यूटिलाइज करें? कुछ कोर्सेज ऐसे हों जो कि हमारी फर्म की इंडक्शन में हमें बेहतर हेल्प आउट करेंगे। कुछ चीज़ों को जिक्र यासीन ने भी किया, वो कह रहे थे कि कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिटिक्स स्किल्स टेस्ट होते हैं, तो कुछ क्या किया जाए, इस वक्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हम अपने उन स्किल्स पे काम कर सकें? जी आसिफ साहब। थैंक यू शाहिद। आई थिंक द बेस्ट अप्रोच इस वक्त के ऊपर सबसे बेहतर ये है कि आप अपनी CFAP की स्टडी स्टार्ट करें। सूनर द बेटर इट इज। 2 फायदे होंगे।
एक तो भी यासीन साहब ने बात की इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस। जब आप थोड़ा सा CFAP का सिलेबस अगर पढ़ के जा रहे हैं, आपने एक दो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो CFAP की, तो एक नेचुरली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि थोड़ी आपने एडवांस लेवल की स्टडीज भी की है, वो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस भी होगा और वैसे भी नॉलेज आपका अपडेट होगा। और सेकंड, बजाय इधर उधर की चीजें पढ़ने के, अगर आप डायरेक्ट CFAP, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उस पर जाना है और आप तो विद इन 1 year ऑफ एंटरिंग द फर्म, जब आप ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यू हैव टू पे फॉर CFAP, तो टाइम बहुत बहुत शॉर्ट रहेगा। तो मैं तो कहूंगा स्ट्रेट जंप टू दी मेन रिक्वायरमेंट, उस पर जाएं, सारे बेनिफिट्स उसी से रीप होंगे, आपकी इंडक्शन में भी हेल्प होगी, आपकी प्रिपरेशन एग्जाम CFAP की भी जल्दी से होगी क्योंकि आपकी अटेम्प्ट भी फौरन बननी है, यू विल बी यूजिंग आउट विद कॉन्फिडेंस। और ये सबसे बेस्ट होगा, बजाय इधर उधर के करने के अभी आप फोकस करें अपनी टोटल चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टडीज पे, और फिर उसके बाद फिर आप जाके आप वेल डाइवर्सिफाइड बनने की कोशिश करें, डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट चीजें में, जिस तरह आप बता रहे थे आपने 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट किया, अभी आप शायद मास्टर्स भी परस्यू कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जरा फिर बात की हैं। अभी इतनी जल्दी एक वक्त में 2-3 कश्तियों में सवार होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट मैं तो कहूँगा अपना CFAP स्टार्ट करें, हर लिहाज से वो बेनिफिशियल होगा। जी साहब। ग्रेट ग्रेट जी, जबरदस्त। आई थिंक आपने पूरे वो जो डिस्कशन को जो है उस बड़ा जबरदस्त समराइज कर दिया। इनके हमें अपने टाइम को भी यूटिलाइज करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करना है, तो इस एक चीज से दो फायदे हमें हो रहे हैं कि हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा और वो जो फर्म में इलेक्शन के लिए भी हमें हेल्प करती है, तो मेरा इंटरेक्शन टीचर के साथ हो रहा है, नॉलेज भी हो रहा है। वंडरफुल रिप्लाई जी। कमिंग टू यू मिर्जा अली हसन साहब, एक प्रेग्नेंट क्वेश्चन हमेशा आता है अकाउंटिंग के एतबार से कि आपके हमने फर्स्ट टर्म में पास करना है, हमने फर्स्ट टर्म पास करना है, और देख लो वही मिलता है कि सारे पेपर पास हो जाते हैं और MA1 इसलिए फंसा होता है कि मेरा अकाउंटिंग का पेपर पास नहीं हुआ। सो ये क्या बुलाया है, इसको क्या किया जाए इस पेपर का, और कैसे इसको मैनेज किया जाए? फौरन शुरू कर दिया जाए? कब क्लासेस का क्या टाइम है, किस टाइम पे क्लासेस लेनी चाहिए? Over to you. हाँ जी, अभी आसिम साहब ने भी बिल्कुल ठीक मेंशन किया था कि जैसे ही आपका ये कैफ का रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हैं, तो जितना जल्दी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं वो सबसे बेहतर है। चूंकि CA करना है, उसमें ट्रेनिंग की भी एक मैंडेटरी पीरियड है, वो भी कंप्लीट करना है और साथ पेपर भी पास करने हैं। तो जैसे पहले भी इस पे बात हुई है कि काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस है, क्वांटम ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हो रही होती हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट करने होते हैं, तो जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं वो बेहतर है। तो रिपोर्टिंग के पे भी अगर रिलेट करूँ मैं, तो रिपोर्टिंग में भी ज़्यादा न्यूमेरिकल पेपर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस है और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स को एफर्ट करनी पड़ती है। तो हम तो कोशिश करते हैं, मैं अगर बताऊँ तो कोशिश ही करते हैं कि इसको जितना आसान करके बता सकते हैं, आसान एग्जाम्पल करके दे के बता सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, जिनको थोड़ा समझाना पड़ता है, कुछ चीज़ें क्रॉस IFRS के रेफरेंसेस भी हैं। तो कोशिश करते हैं कि आसान करके नोट्स की शक्ल में बनाकर स्टूडेंट्स को बताएँ, स्टेप्स की शक्ल में बना के सिखाएँ। और जो जहाँ पर टॉपिक्स कुछ लेंथी होते हैं या कुछ डिफिकल्ट होते हैं, उनको कुछ 2 हिस्सों में तोड़ लिया जाता है, कुछ हिस्सा पहले पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा-सा गैप आ जाता है ताकि चीज़ बेहतर समझ आ जाए। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, वो भी मैं 2 हिस्सों में पढ़ाता हूँ। एक आप कह लें कि बेसिक एंड मॉडरेट लेवल का होता है और एक एडवांस लेवल का होता है। तो इस तरह से और भी 2-3 टॉपिक्स हैं जो कि इसी तरह से ब्रेक करके पढ़ाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। क्योंकि कंसिडरिंग इट्स सिलेबस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, एक वाकई डिफिकल्ट पेपर है, लेकिन अगर इसको शुरू से ही अप्रोच किया जाए और गाइडेंस के साथ चला जाए और तो इसको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि जिस भी टीचर से आप पढ़ें, जो पॉइंट ये है कि आप टाइमली चीज़ों को क्लासेस टाइम पे पढ़ें। अगर आपने फिजिकल क्लास पढ़े हैं तो फिजिकल क्लास अटेंड करें, फिर उसको रिवाइज करें। अगर आप ऑनलाइन मोड में भी हैं तो ऑनलाइन क्लास को भी आप डेली बेसिस पे कवर करें। ऑनलाइन क्लास में सिर्फ आपका आई थिंक जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है, आई थिंक वो सेव होना ही बहुत है मेरे ख्याल से। तो उसको लेक्चर को कैरी करना, फिर इकट्ठे लेक्चर देखना। तो अगर हम चीज़ों को सही तरह से मैनेज करें, तो टाइमली स्टार्ट करते हैं रिपोर्टिंग का पेपर, तो जिस तरह से हम पढ़ाते हैं यहाँ पे कोशिश करते हैं आसान करके और एग्जाम्पल से रिलेट करके, तो मेरे ख्याल से इसको पास किया जा सकता है और बहुत स्टूडेंट्स ने पास किया भी है। वो फीडबैक भी देते हैं कि हाँ जी, हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है पैक के सिस्टम से, और जिस तरह से एक पूरी एक टीम वर्क होता है। मैं तो खुद ये समझता हूँ कि जहाँ पे टीम अच्छी है वहीं पे स्टूडेंट ज़्यादा, क्योंकि हर पेपर का अपना इम्पैक्ट है।
तो उसके साथ स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और आप रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं हमारे के ऑन एवरेज पिछले 3-4 साल के स्टैट्स देखें तो हर टर्म में हमारे तकरीबन 4 से 5 डिस्टिंक्शंस तो आ ही रही होती हैं। फाइनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका उसका डिस्टिंक्शन लेना या अचीवमेंट्स वही वही स्टूडेंट्स ले सकते हैं जिनको एक अच्छा सिस्टम मिल रहा होता है, जहाँ पे एक अच्छी रीजनेबल अच्छी डिफिकल्टी होती है, वो एक दूसरे को आपस में सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से रिपोर्टिंग का पेपर है, रिपोर्टिंग के पेपर के साथ स्टूडेंट्स ऑडिट पढ़ रहे होते हैं, या दूसरा पेपर वो लॉ का पढ़ रहे होते हैं। तो उसके साथ वो उनको सपोर्ट मिल जाती है एक दूसरे की। वो अक्सर स्टूडेंट आगे रिलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा सा लॉ में हमने शेयर्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था या हम अकाउंटिंग पढ़े हैं। तो तो अगर हम इसको टाइमली बेसिस पे स्टूडेंट्स को टारगेट करें और क्लास नोट्स के साथ चलें तो रिपोर्टिंग का पेपर भी इजीली पास हो सकता है। ठीक, थैंक यू सो मच मिर्जा अली साहब। अच्छा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बार बार पूछा जा रहा है, मैंने वैसे तो यासीन से क्वेश्चन करना था, बट अभी मैं आसिम साहब की बात यासीन साहब पे आता हूँ कि सर कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और आसिम साहब, आप एक से ज्यादा मल्टीपल पेपर भी पढ़ा रहे हैं सी कैट में, सो व्हाट इज द आइडियल कम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और 3 हो, 4 हो, 2 हो, नंबर क्या हो और क्या कम्बिनेशन। जी आसिम साहब। जी, आई थिंक कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब विद इन 1 ईयर जो है आपकी वो अटेम्प्ट है, जो कि 1 ईयर एग्जैक्ट से लेके कोई 1.5 ईयर तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है किस वक्त आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि एटलीस्ट 3 पेपर जो है हम अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करने चाहिए, एटलीस्ट 3। कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि आपका कोई एक रिपोर्टिंग उसमें जरूर इंक्लूड करें और उसके साथ एक थ्योरी का पेपर कोई आप इंक्लूड कर लें। और यूजुअली जो लॉ और टैक्स है वो जब आपकी अटेम्प्ट ड्यू है उसके करीब आप उसको वो अटेम्प्ट करें, ताकि जो भी कोई चेंजेस आनी होती है वो लेटेस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट होगी और फिर आप अटेम्प्ट करें। और रिपोर्टिंग के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, ऑडिट का भी कॉम्बिनेशन बन जाता है और फिर MSA1 भी आपका अनलॉक हो जाता है। तो आई गेस के मिक्स एंड मैच अगर हो तो वो ज्यादा बेहतर है। और गो फॉर एटलीस्ट 3 पेपर, क्योंकि अगर आप 1 ईयर या 1.5 ईयर के अंदर अगर आप 3 पेपर नहीं अटेम्प्ट करें तो फिर जब आपकी नेक्स्ट इमीडिएटली 6 मंथ में अटेम्प्ट आएगी फिर आप कैसे 2 पेपर्स की एकदम से प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी से आप एटलीस्ट 3 पेपर्स को एम करें, टारगेट करें। और कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बहुत अच्छी गाइडेंस जो है वो पैक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो आपको बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन आपके केस टू केस बेसिस के ऊपर, वो आप कोशिश करें कि उसके लिए एक्सपर्ट जो है वो मेंटोरिंग लें अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। आप पैक आए और वहां पे आके आपको प्रॉपर उसकी गाइडेंस मिलेगी कि कितने पेपर्स लेने चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन क्या। उसमें बहुत सारी चीजें, सिलेबस के जो टाइम टेबल है, शेड्यूल, उस पर भी बड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से डेज में जब आप रिपोर्टिंग ले रहे हैं तो उसमें फुल 3 या 3.5 आवर है तो उस दिन आप कोई नहीं ले सकते, फिर लास्ट 3 डेज में आप लेंगे या फर्स्ट 3 डेज में लेंगे। तो वो टाइम टेबल और दूसरे सर्कमस्टांसेस बड़ा डिपेंड करता है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप कोई भी खुद से डिसाइड करने से पहले उसके ऊपर प्रॉपर जाके मेंटरिंग जरूर ले लें और वो आप पैक में आए, वहां पे आपको प्रॉपर उस पर गाइड किया जाए। Thank you, Asim साहब, wonderful comment. So to conclude, there should be at least 3 का combination। और एक दफा मेरी भी एक ICAPS के एक जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कोलीग उनसे डिस्कशन हो रही थी, जब मैंने पूरा डाटा हमने एनालाइज किया कि 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, तो अगर डाटा को सिर्फ देखा जाए तो मोस्ट सक्सेसफुल रेशियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने 3 पेपर अटेम्प्ट किए। ये डाटा के फैक्ट्स हैं और एक्सेप्शन तो हर जगह हो सकती हैं। सो जैसे आसिम साहब ने बिल्कुल बात की कि 3 का कम्बिनेशन इज आइडियल कम्बिनेशन। कौन सा होना चाहिए, जिसमें थ्योरी भी हो जाए, न्यूमेरिक भी हो जाए। और उन्होंने कहा जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आइडियल तो आइडियल होता है, लेकिन मुझे क्या सूट कर रहा है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरे सर्कमस्टांसेस क्या ड्रॉ कर रहे हैं किस कम्बिनेशन को। उसके लिए जो है वो पैक का जो सब्जेक्ट सेंटर है वो काफी हेल्प कर सकता है। जी अच्छा, एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट यासीन साहब जो क्वेश्चन बहुत आता है कि यार के अभी पूछ भी लिया स्टूडेंट ने कि इंडस्ट्री के आर्टिकल्स और फर्म के आर्टिकल्स और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्या चीज है। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि ये भी एक तरह का बहुत ही टॉपिक अंडर डिस्कशन है, और इसको आप टेकअप जिस तरह करना चाहें अप टू यू। Sure, Shazib, because मेरा अपना भी एक्सपीरियंस जो है वो फर्म से आई स्टार्टेड माय करियर एंड देन आई मूव टू द इंडस्ट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग आर्टिकल स्टूडेंट, देन बीइंग अ मैनेजर एट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म और फिर इन इंडस्ट्री, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो यस, आई कैन कमेंट ऑन दैट
कि कुछ प्रोज और कॉन्स ऑब्वियसली दोनों में हैं। इंडस्ट्री में अगर आप देखें, या चले मैं पहले फर्म की बात करता हूँ। फर्म की अगर हम बात करें तो फर्म में आर्टिकल स्टूडेंट के पास मल्टीपल जो है वो डिपार्टमेंट्स अवेलेबल होते हैं। पहले मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूंगा, फिर इंडस्ट्री पे आएंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आप टैक्स में काम कर सकते हैं, आपके पास ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, एडवाइजरी में आप काम कर सकते हैं। ऑल्दो कि ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस नहीं होती कि वो कहाँ पर काम करेंगे, लेकिन फिर भी किसी हद तक कभी कभी आपको इंटर डिपार्टमेंट मूव करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्पेशली अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में हैं तो वहां से ऑडिट में मूव करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो पहली बात तो ये कि फर्म में काम करके आपके पास एक डाइवर्सिफाइड तरह का एक एक्सपीरियंस आ जाता है। आपके पास डाइवर्सिफाइड आपका जो है वो नॉलेज बन जाता है। ऑडिट भी आप सीख जाते हैं, आपको टैक्स से भी काफी हद तक नो हाउ हो जाती है। तो फिर जब आप इंडस्ट्री में मूव करते हैं तो काफी चीजें आप जाते साथ ही टैकल कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो फर्म के अंदर ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि वहां पे वर्कलोड ऑब्वियसली ज्यादा है और आपको अपनी स्टडीज को मैनेज करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब मैं ट्रिकी यहाँ पे इसलिए मुश्किल नहीं कह रहा, ट्रिकी कह रहा हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब आपको अपनी स्टडीज को मैनेज करना है तो उनको मैनेज करने के लिए फर्म से आपको रिलेवेंट नॉलेज और रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो अब आप उसको, उस नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके अपनी जो स्टडीज हैं उनको उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उस अपना बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए ट्रिकी है थोड़ा सा फर्म में रहते हुए अपनी स्टडीज को मैनेज करना। इसी तरह अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम को मैनेज करना आसान होता है। उस तरह से उतनी स्ट्रिक्ट डेडलाइंस नहीं होती क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं होते, डिफरेंट क्लाइंट्स का डिफरेंट डेडलाइंस नहीं चल रही होती। एक ही कंपनी है, उसी कंपनी का काम करना है, तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट डेडलाइंस ना होने की वजह से आप अपनी स्टडीज को, या यूं कह लें कि अपने टाइम को प्लान कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लें और प्लान कर लें तो यस, आप अब बेहतर तरीके से अपने पेपर्स भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कॉन्स ये हैं कि अब आपको वो जो वर्सेटाइल, आपका जो डाइवर्सिफाइड किस्म का एक एक्सपीरियंस मिलना था आपको आर्टिकल्स इन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी फर्म में, वो अब आपको उस तरह से शायद अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्योंकि अब शायद आप एक ही सेक्टर को देख रहे होंगे, एक ही इंडस्ट्री को देख रहे होंगे। पहले आप फर्म में होते हुए मल्टीपल इंडस्ट्रीज को देख रहे थे, मल्टीपल इंडस्ट्रीज की डायनामिक्स को समझ रहे थे। लेकिन अब आप एक इंडस्ट्री में होते हुए सिर्फ एक इंडस्ट्री को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रो ये भी है कि फिर आप उस इंडस्ट्री के चैंपियन बन जाएंगे। उस इंडस्ट्री को आपने बहुत डिटेल में देखना है। उस इंडस्ट्री में अगर आप परस्यू करना चाहते हैं अपने करियर को, तो उस इंडस्ट्री के फिर आप चैंपियन जरूर हो जाएंगे। 3.5 साल आप वहां पे काम करेंगे और आपकी काफी हद तक फिर जॉब भी जो है वो सिक्योर हो जाती है कि आपको अगर 3.5 साल आपने एक इंडस्ट्री में काम किया है तो फिर वहां पे ही आपका सेटल होने का काफी हद तक चांसेस होते हैं। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मेरे ख्याल में फर्म में और इंडस्ट्री में जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है। थैंक यू जी, आई थिंक दैट इज अ वेरी वंडरफुल कमेंट। और हर एक चीज के डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं। और जिस तरह आपने शायद कि बहुत दफा एट टाइम हमारे पास चॉइस भी नहीं होती, तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए और इन फैक्टर्स को देखते हुए फैसला लेना पड़ता है। बट इट ऑल डिपेंड। इससे ये नहीं कहा जा सकता कि यार ये बेहतर है, ये बेहतर है। ये हर एक का अपना एप्टीट्यूड और उसकी जो अवेलेबल चॉइसेस है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि विच ऑप्शन इज बेटर। सो दैट्स द कमेंट। अच्छा, इसके बाद भी साथ साथ क्वेश्चंस भी जो आपके हैं वो भी पुट इन करना शुरू करते हैं। मैं कुछ इस हद तक हम जो हमारा टाइम रहता है उसमें हम अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है बार बार फासा मैं आपकी तरफ आता हूँ, जो पहले भी ऊपर गुजर चुका है कि हमें ये जो सीवी का डिज़ाइन है इसको कैसे लेके चलना है कि हम जो है वो मैक्सिमम रिस्पांस जनरेट कर सकें। सो इस पर क्विकली सा कमेंट करते हैं कि क्वेश्चन एक आया हुआ है, इस पर भी आप कमेंट करते हैं कि हाउ वी शुड डिजाइन आवर सीवीज। जी थैंक यू शाहजेब। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सीवी बनाने के लिए हमारे स्टूडेंट बैठते हैं ना, तो उसमें अभी आपने कैफ क्वालिफाई किया है, उनकी कोशिश होती है कि वो सारी वो चीज़ें लिख दें जो उन्होंने अभी आगे ज़िंदगी में करनी भी हैं। ये अप्रोच बड़ी गलत होती है और ये एक जनरल मैंने जो ऑब्जर्व किया ये चीज़ है, इंडस्ट्री में बैठे हुए भी या फर्म में भी हम बैठे थे जब, तो कोशिश करनी है कि आप अपनी सीवी को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप फर्म में जा रहे हैं तो उसको सिंपल रखें, टू द पॉइंट, अपनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बताएं, अपनी पर्सनल स्किल्स के बारे में बताएं, अगर कोई आपके पास सर्टिफिकेशन है उसके बारे में बताएं। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना आपने सीवी को। सिंगल पेजर कोशिश करें, सिंगल पेजर जिसके पास सीवी जा रही है उसके लिए उसको पढ़ना ईजी हो,
और उसकी कम्प्लेक्सिटीज में वो बंदा ना जाए, वो इरिटेट ना करे उसको। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने रिज्यूमे में। थैंक यू। बिल्कुल, आई थिंक दैट इज जबरदस्त, सिंपल एंड क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कि जो है वही प्रेजेंट करें। एग्जैजरेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। यस, कोई एक्स्ट्रा स्किल है आपके पास, कोई सर्टिफिकेशन या कोई ट्रेड जिसको आप वहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको मेंशन करें ताकि डायरेक्शन उसके अराउंड हो और आपको कंपैरेटिव एज मिलने का चांस हो। थैंक यू जी। एक क्वेश्चन आया जी कि ईवाई ने कब हायरिंग करनी है। इसी क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए मैं मॉडरेटर बनूं, इसलिए ये क्वेश्चन आप रहने दें। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं आसिम साहब, आपसे मेरा ये जो क्वेश्चन अभी आया है कि अगर बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लग गई है और वो कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पा रहा मैं चाह के भी, तो अब तो किस तरह मैं जाऊँ फॉर्म में, मैं क्या करूँ अपने आप को जस्टिफाई करने की, हो गया लग गई टाइम लग जाती है, तो अब क्या जिंदगी मेरी खत्म तो नहीं होगी, तो मैं क्या किया जाए, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या मशवरा। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया, इसका आपसे रिस्पॉन्स चाहिए। जी, बड़ा रेलेवेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन है। अब क्या करें, अब एक चीज जो होनी थी वो हो गई, पास्ट कैन नॉट बी अनडन। अब तो फ्यूचर की बात है, आगे आप चलें, आगे मूव करें, लाइफ गोज ऑन, लाइफ मूव्स ऑन, और आपको मूव ऑन करना है। द सूनर यू रियलाइज द बेटर विल बी फॉर यू, क्योंकि जितना आप होना यही है, आप जब तक रियलाइज नहीं करेंगे आप आगे नहीं चलेंगे। ये आपके अपने इख्तियार में बस में है, जितनी जल्दी आप इसको रियलाइज करें और आगे चलें, इट्स ओके। आप पूरी कोशिश करें, जहां भी आप जाना चाहते हैं, जिस फर्म में जाना चाहते हैं, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहती है, उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें, प्रूफ करें और एक्सेल करें। अब आप यही कर सकते हैं। आपने जो ज्यादा अटेम्प्ट्स लगा के, जितना ज्यादा आपने, आई वुड से कि अब आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया उस सब्जेक्ट का, उसका नॉलेज हो गया एज कम्पेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट, आपको ज्यादा डिटेल में पता चल गया, आप ज्यादा उसमें क्रिटिक हो गए, आप थोड़ा सा उसमें रिसर्च मोड में चले गए। अब तो आप किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़े और अब आप अपने आप को प्रूफ कर दें। अब आप दिखाएं दुनिया को कि मेरे पास क्या चीज है जो बाकियों के पास नहीं है। तो डोंट सेट बैक, डोंट गेट लेट बैक और अफसोस करते रहें, उस मोड से फौरन निकल आए। ये आपके अपने ऊपर है। अब आप दुनिया को दिखाएंगे आपके पास क्या चीज है जो बाकियों के पास है। सो इट्स योर चांस नाउ टू एक्सेल। जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़े। दैट्स द बेस्ट आई कैन सजेस्ट। और जितनी जल्दी आप इसको रियलाइज करेंगे उतनी, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप कहेंगे ना कि मैं किसी और तरीके से इसको, ये नहीं होगा, ये आपके अपने ऊपर है। टोटली इट्स अप टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और टू कंक्लूड के अगर जितनी जल्दी इस सफर रियलाइजेशन की जाएगी उतना आगे बढ़ा जाएगा, और जज्बात से बाहर निकलें, प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाएं। और अभी तो सफर शुरू होना है, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, तो और वैसे भी इल्म के मैदान में जज्बात की कोई जगह नहीं, तो इल्म का मैदान तो खुला, सबके उसको लेके आगे बढ़े। मिर्जा अली साहब, अली हसन साहब, आपसे एक सवाल है बड़ा पर्टिनेंट जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो एक रेफरेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है सीवी के अंदर मेंशन करना, किया जाए ना किया जाए, ये जो सेक्शन होता है अक्सर देखने को मिलता है, ये क्या है। और रेफरेंस का एक जाहिर सी बात है फॉर्म्स के अंदर ऑलवेज ये डिस्कशन रहती है रेफरेंस की, इस पॉइंट को आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे। हाँ, रेफरेंस अगर है तो मेंशन कर देना चाहिए। थोड़ा सा समझना हमें यह कि रेफरेंस किसका मेंशन करना चाहिए। थोड़ा सा क्योंकि ज़्यादा अगर इसको हम फॉर्म के पर्सपेक्टिव में देखें तो वही उन लोगों का रेफरेंस ही बेहतर रहेगा जो कि फॉर्म के क्लाइंट हैं। तो उस पे अगर कोई रेफरेंस है तो वो लाजमी मेंशन करें। वैसे रेफरेंस चूंकि अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स नाम लिख देते हैं, टीचर्स के नाम लिख देते हैं या किसी के भी, तो उस तरह से अगर आपने एनोनिमसली नाम टीचर का लिख दिया, जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होती है स्टूडेंट्स के पास, तो आपको पता भी नहीं होगा और वो कम्युनिकेट भी करते हैं, फॉर्म वाले पूछते भी हैं, तो अक्सर ये होता है कि आपको कम्युनिकेशन आपके पता नहीं होता किसने आपका नाम एज रेफरेंस दिया हुआ है। तो कोशिश करें वही रेफरेंस दें जो लोग आपको रेफर कर सकते हैं, जो आपको जानते हैं। आप अगर आप फॉर्म की बात करें तो जैसे फॉर्म के क्लाइंट पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ पोजीशन पे बैठे हुए लोग जो कि वाकई जिन पे फॉर्म्स का भी कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, उन लोगों का रेफरेंस देना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम ऐसे रेफरेंसेस में नाम लिखते हैं जिनका भी फायदा नहीं होता। तो रेफरेंस अगर है तो लिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसको रेलिवेंट रह के लिखना चाहिए। हाँ, यानी कि ऐसा रेफरेंस ना लिखे कि जो उल्टा जो आपका केस आगे जा रहा है तो उधर आप भी डाउट। एग्जैक्टली ऐसा रेफरेंस ना लिखे जो केस खराब करे, जो वो लिखे जो केस को अभी बेहतर। अभी सीवी की बात भी हो रही थी। अक्सर स्टूडेंट्स ये काम भी करते हैं, एक दूसरे की सीवी कॉपी कर देते हैं। जी हॉबी क्या है, जी मेरी हॉबी स्विमिंग है,
अब स्टूडेंट ने जिंदगी में कभी स्विमिंग नहीं की हुई, लेकिन उसकी हॉबी क्या है स्विमिंग। मेरी हॉबी क्या है जी, मैं फुटबॉल खेलना हॉबी है, फुटबॉल जिंदगी में कभी नहीं खेला। अब जब आपकी सीवी जानी है ना, वो आपकी प्रोफाइल है बेसिक, इंटरव्यू ने उसी पे आपसे बात पूछनी है। फुटबॉल आप खेलते नहीं है, हॉबी आपकी फुटबॉल है, क्या जवाब देंगे आप। हाँ, इस किस्म तो की बस कोशिश करें कि फैक्ट लिखें और रेफरेंस में भी फैक्चुअल बात लिखें, जो रेफरेंस हैं वो लोग नाम लिखें जो आपको रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल पता चला आपने बस एक शकीरा का गाना देखते हैं सुबह शाम तो आपको फुटबॉल अच्छी लग गई है, साथ ही आप लिख के आगे वहां उसने सवाल पूछ लिया तो आप परेशान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मैं आता हूँ वापस यासीन आपकी तरफ, साथ साथ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि उसको कुछ डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए इंडस्ट्री बेहतर है या फर्म बेहतर है? अ, देखें पहले तो डिसेबिलिटी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना कि किस टाइप की डिसेबिलिटी है। अगर तो हम कहें कि वो मूव करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है, तो यस, इस सूरत में मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री थोड़ी सी उस लिहाज से बेहतर है, क्योंकि अगर आप फर्म में जाते हैं तो फिर आप उस तरह से आपको मूव जो है वो मुख्तलिफ लोकेशंस पे करना होता है, और आप अपनी जो रूटीन है वो अपनी उस फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जो है वो शायद उस तरह से मैनेज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप इंडस्ट्री में कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जो मूवमेंट है विद इन ऑफिसेज वो बहुत लिमिटेड होती है। यानी अगर आप एक कंपनी के हेड ऑफिस में काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप हफ्ते के 5 दिन या 6 दिन, जितने भी दिन आपका काम है ऑफिस चलता है, शायद आप वही हेड ऑफिस में आ रहे होंगे। लेकिन फर्म में शायद ऐसा नहीं है। अगर आप टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ टैक्स अथॉरिटीज़ के ऑफिस में जाना पड़ता है। अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में हैं, मुख्तलिफ क्लाइंट्स पे जाना पड़ता है। अगर आप एडवाइजरी में हैं, इन दैट केस ऑल्सो आपको मुख्तलिफ क्लाइंट्स को विजिट करना पड़ता है। तो यस, वहाँ पे आपकी मूवमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और अगर आपकी जो डिसेबिलिटी, जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अगर ये डिसेबिलिटी जो है वो फिजिकल काइंड ऑफ फिजिकल है, डिसेबिलिटी, व्हील जी फिजिकल, व्हील चेयर। हाँ, जी, तो फिर मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री के आर्टिकल्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो ज़रा ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होंगे। ठीक है, थैंक यू जी। और अभी किसी ने मेंशन किया कि हम जो है वो मिर्जा अली सेन के कमेंट को आगे लेते हुए कि अगर हम फिर हॉबी में लूडो लिख दें तो कैसा रहेगा, तो उसका मैं खुद ही जवाब देता हूँ। मैं इसका जवाब ये कि फिर आपको आर्टिकल में सिर्फ छक्का ही मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ओवर टू यू फाज साहब। अच्छा, फर्म्स में अगर मैं आऊँ, अगर फर्म्स की बात की जाए तो उसमें भी डिफरेंट किस्म की ना वो कैटेगरीज हैं जो सुनने में मिलती है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, इसमें क्या डिफरेंस है मतलब? अ, और क्या, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही ए में तो क्या मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी ए में जाके? तो थोड़ा इसको भी, इस टॉपिक को थोड़ा सा अगर आप क्विकली समराइज कर ले, क्विकली में, इसलिए कि सबको, आई एम सॉरी, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, तो हम अगर थोड़े टाइम में एड्रेस कर लेंगे, इसलिए मैं सिर्फ कह रहा हूँ अगर आप इसको कम शॉर्ट एंड कंसाइज आंसर कि एबीसी डिफरेंट कैटेगरीज क्या इम्पैक्ट है, किस तरह देखना चाहिए। ओवर टू यू। जी, थैंक यू शाहजेब। देखें, कैटेगरीज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं जो स्टेट बैंक की तरफ से डिफाइंड है। मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिकल्स के पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने किस कैटेगरी की फर्म में जाना है। अब हालात ये आ गए, जितना कंपटीशन है, जितने स्टूडेंट हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं कैफ क्वालिफाई करके, अटेम्प्ट अपना आर्टिकल्स मिलना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको नो डाउट कोशिश करनी चाहिए, आप अच्छी फर्म में जाएं, बिग फोर की कोशिश करें, उसमें जरूर जाएं, लेकिन इसकी वजह से टाइम नहीं वेस्ट करना आपने। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जिंदगी में। आप ट्राई करें अच्छी फर्म में, अगर नहीं हो रहे तो अपने आर्टिकल स्टार्ट करें। किसी भी फर्म में अगर हो रहे हैं, आप अपने आर्टिकल स्टार्ट करें और अपना फोकस रखें क्वालिफिकेशन के ऊपर। आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्पनसेट हो जाती हैं। आपकी फर्म अगर बिग फोर में नहीं जा सके थे और आप छोटी फर्म में थे, आपने क्वालिफाई कर लिया, या छोटी फर्म में जाके बहुत सारे लोग आप प्रैक्टिकल फील्ड में देखेंगे बड़ी कामयाब पोजीशन पे बैठे हुए, बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जिनके आर्टिकल छोटी फर्म से हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप खुद शाइन करेंगे, आप सामने आ जाएंगे। लेकिन बुनियादी शर्त है क्वालिफाई करना। आप सीए करने के लिए आए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आए हैं, वो आपने बनना है। और उसमें कोई फर्क नहीं है छोटी फर्म का या बड़ी फर्म का जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी मेहनत पे बनना है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है आपने। जी बिल्कुल, शादी। मैं क्विकली कंक्लूड कर देता हूँ, कुछ थोड़ा आवाज में लैग था। तो ये कि जो, देखो मेरी चॉइस तो है नहीं, जो मुझे ऑप्शन मिल रहा है तो मुझे वही ऑप्ट करना पड़ेगा। पहली बात जो मैंने की। दूसरी बात जो फाज साहब ने की कि अगर एक तरफ मेरे पास वेट है और एक तरफ सर्टेनिटी है
तो मुझे सर्टेनिटी की तरफ जाना चाहिए, और जो चीज़ें, जो फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में है उस पर एफर्ट करनी चाहिए, जिसमें क्वालिफिकेशन है, और ऑटोमेटिकली जो चीज़ एक ब्राइट स्टार है वो जहाँ पे भी ब्राइट है वो ब्राइट होता है। इट डजेंट मैटर कि वो बिग फोर में है या नहीं, अल्टीमेटली जिंदगी में उसको वहाँ पे उसको पहुंचा देना है जो वो डिजर्व करता है और जो उसकी मेहनत है। थैंक यू जी। अच्छा, इसमें तुम थोड़ा सा बस आखिरी क्विक एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हमने क्लोज भी करना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, वी नो कि हम सबको एड्रेस नहीं कर सकते। एक कुछ क्वेश्चन है कि हम आर्टिकल फॉरन फॉर्म से कर सकते हैं, आई कैप में इस किस्म की गुंजाइश शायद उस तरह से ना हो। अच्छा, आसिम साहब, अगर आप क्विकली 2-3 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आर्टिकल्स के बाहर से हो सकते हैं, दुबई से, इधर उधर से, और जो डिफरेंट लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद की फर्म्स का कोई में फर्क है, कुछ ज्यादा बेहतर मेरे चांसेस होते हैं मेरे वर्क एक्सपीरियंस बेहतर होने के अगर मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाऊँ या लाहौर में हूँ, इन 2 क्वेश्चन को अगर आप आंसर करें। जी, आई बी वेरी ब्रीफ। यस, पाकिस्तान से बाहर हो सकते हैं प्रोवाइडेड वो फर्म अगर आईकैप के साथ रजिस्टर्ड है, और ऐसी हैं यूएई के अंदर फर्म जो आईकैप से रजिस्टर्ड है, तो यू कैन ट्रेन ओवर देयर एज वेल, और आपको पेपर्स भी वहाँ दे सकते हैं। तो वैसे रिमोट प्रॉक्टरिंग से भी एग्जाम हो रहे हैं, तो वो फिजिकल बैरियर भी खत्म हो गए हैं, सो दैट इज वेरी पॉसिबल। और दूसरी बात, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, देखिए आपको अगर आपकी पसंद की फर्म लाहौर के बाद भी कहीं मिल रही है तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। अगर कॉर्पोरेट हब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई बिलीव के कराची का हब जो है, जो इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स है, वो लाहौर से बेहतर है। फिर लाहौर जो है वो इस्लामाबाद से बेहतर है, लेकिन अगेन सभी सेक्टर्स पे डिपेंड करता है। मतलब ऑयल पेट्रोलियम के सेक्टर में आ जाए तो फिर इस्लामाबाद जो है फार अहेड है। बैंकिंग साइड पे आ जाए तो बैंक्स के मोस्टली जो हेड ऑफिस है वो कराची के अंदर है, तो अगेन उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो लोग लाहौर से फिर मूव करेंगे दूसरी जगह अपने आर्टिकल या ट्रेनिंग करेंगे साथ, फिर उनके लिए वो क्लासेस का कुछ इशू बन जाता है। अगर आपकी यहाँ पे ऑलरेडी एक बनी भी है और आप सिंक्ड है यहाँ के टीचिंग मेथोडोलॉजी से दूसरे, तो वो भी एक फैक्टर आपको जरूर कंसिडर करना है कि आप स्टडीज कैसे करेंगे। वैसे काफी हद तक वो बैरियर अब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी काफी रिमूव हो चुका है कि अब तो कहीं भी बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, बट आर्टिकल्स आप कहीं से भी ले सकते हैं, अब उसमें इतना इशू नहीं है जी। शादी और इसी में एड ऑन कि ये भी आप ही एड्रेस करते हैं कि जब आप सीनियर पर्सनल भी हैं, आप खुद इंडक्शन भी करते हैं, आप फंड भी चला रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उस स्टूडेंट, जो ट्रेनिंग स्टूडेंट आ रहा है, उसमें किन स्किल्स को आप देख रहे होते हैं ऑन बोर्ड करते हो? ये भी पर्टिनेंट क्वेश्चन बार बार आ रहा है। हाँ, मतलब एक्चुअली मिक्स एंड मैच कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही तरह के सारे लोग चाहिए। प्लीज ये सब लोग अंडरस्टैंड करें कि मैंने कोई कैसा बेंच मार्क, देखिए मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, मेरी डिफरेंट असाइनमेंट्स है, उसके लिए मुझे डिफरेंट स्किल सेट के लोग चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो दूसरे प्रोविंस के हैं, केपी के हैं। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो केपी से बिलोंग करते हो, जिन्हें इंग्लिश ना आती हो, जिन्हें बल्कि पश्तो आती है, क्योंकि मुझे पश्तो नहीं आती है। मेरे यहाँ के जो मोस्टली ट्रेनर्स उन्हें नहीं चाहती। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो वहाँ के क्लाइंट के साथ जेलिंग कर सके। मुझे बहुत चाहिए, मुझे आउट स्टेशन का स्टूडेंट भी चाहिए, मुझे लोकल भी चाहिए, मुझे वो बहुत बेस्ट हर चीज में नहीं चाहिए। हर एक्चुअली ये मेरा काम है कि मुझे उसकी स्किल सेट को कैसे अपने लिए यूटिलाइज करना है, और हर अच्छा रिक्रूटर ये पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा होता है। कोई एक बेंचमार्क नहीं है कि बस ये बेस्ट है तो बस इसी लेवल के सारे एक जैसे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो कभी भी ये मत समझे कि अगर आप में वो नहीं, कोई चीज है जो आप समझ रहे हैं मेरे अंदर स्किल सेट नहीं है, एक दूसरे में है, तो मैं तो किसी अच्छी फर्म में नहीं जा सकता। आपको फाइंड आउट करना है और कोशिश करनी है अपने सीवी में ऐसी चीजें जरूर मेंशन करें जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करती है। आपका यूएसपी क्या है, ट्राई टू सेल दैट पॉइंट, और उस पर आप कॉन्फिडेंट होके खेलें। जो अच्छा रिक्रूटर होगा, जिसको वो पॉइंट चाहिए होगा, वो आप में ढूंढ लेगा। लेकिन पॉइंट ये कि पहले आप उसको तलाश करें और आप उसको हार्नेस करें और उसको प्रोजेक्ट करें। मुझे एक तरह के सारे लोग नहीं चाहिए, मुझे सब एक तरह, मुझे डिफरेंट कैटेगरी के लोग चाहिए। मेरे डिफरेंट सर्विसेज है, डिफरेंट क्लाइंट है। मुझे इंग्लिश स्पीकिंग भी चाहिए, मुझे पश्तो स्पीकिंग चाहिए, मुझे पंजाबी स्पीकिंग भी चाहिए, प्योर उर्दू स्पीकिंग भी चाहिए। सो दैट्स हाउ आई सी, देयर इज नो परफेक्ट ट्रेनिंग। तो जिस तरह एक फूलों का गुलदस्ता होता है, तो डिफरेंट कलर्स के फूल होते हैं, तभी वो गुलदस्ता बनता है। बुके होना चाहिए, हमारे पास बुके होता है। जी 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 जी। अच्छा, मिर्जा अली हसन, क्विक कमेंट, अगर आप स्टूडेंट पूछ रहे हैं, अगर मुझसे पूछा, चॉइस दी जाए कि किस डिपार्टमेंट में जाना, अक्सर सवाल पूछते हैं, तो व्हाट शुड आई से? टैक्स, ऑडिट, ईआरपी? मेरा तो ख्याल है कि सबसे पहले तो यह कि नॉर्मली तो ये बहुत फर्म कम ऑफर करती है आपको कि आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है। नॉर्मली ज़रा फर्म अपनी नीड के मुताबिक ही रिसोर्सेज को एलोकेट कर रही होती है। हर डिपार्टमेंट के अपने फ़ायदे हैं। मतलब अगर आपके पास चॉइस है तो आपका अपना इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है, क्या आप टैक्सेशन में आपका इंटरेस्ट है तो टैक्सेशन में जा सकते हैं। ईआरपी का काफ़ी स्कोप है, ईआरपी में जा सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट क्या है और उसके साथ फर्म आपको क्या ऑफर कर रही है।
तो ऐसे भी हम कोई किसी एक डिपार्टमेंट को सिंगल आउट नहीं कर सकते कि ये बेहतर है और ये बेहतर नहीं है, तो वो इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो हर डिपार्टमेंट के अपने फायदे भी हैं और थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी हैं। अब ऑडिट डिपार्टमेंट के अपने फायदे हैं कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाता है मल्टीपल क्लाइंट्स का, मल्टीपल इंडस्ट्रीज का, लेकिन शायद उसमें आपकी उस तरह से रूटीन थोड़ी सी एक्टिव हो जाती है। तो थोड़ा सा ये चीजें हैं, डिपेंड करता है। आई वुड से कि जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिस डिपार्टमेंट में, उसमें जाना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड वन क्विक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फहद साहब। इस अनसर्टेनिटी के ज़माने में, इस इकोनॉमिक क्राइसिस के ज़माने में हमें मोटिवेट होने के लिए कुछ अल्फाज अगर आप कहना चाहें फॉर द स्टूडेंट्स, और फिर हम इख्तिताम करते हैं। बाकी आपके क्वेश्चन आगे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट कि हमारी जो एडमिन की टीम है वो रेलेवेंट टीचर से रीच आउट करके इनको आंसर कर देगी। आखिरी क्वेश्चन ओवर टू यू फहद साहब। जी थैंक यू शाहजेब। मोटिवेशन के लिए वैसे इस पैनल में मेरे टीचर आपके सामने बैठे हैं आसिम साहब। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि इनको तो हमें देख के बड़ी मोटिवेशन मिलती है, इनको तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो लेकिन अब जो हमारे नए स्टूडेंट आ रहे हैं, देखें आसिम साहब की अभी एक बात की थी इन्होंने और बड़ी अच्छी बात की थी कि मेंटोर आपके पास एक लाजमी होना चाहिए। सीए में मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो गाइडेंस होती है। उनको गाइड करने वाले लोग होते हैं लेकिन वो सीनियर्स होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसका एलिमेंट जो भी आपने गाइडेंस लेनी है क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं, अपना कोई ना कोई मेंटोर रखें जिससे आपको बात करके आपको हौसला मिले, मोटिवेशन मिले। ये एक हौसला चाहिए होता है, कुछ अर्से बाद एक पुश चाहिए होता है आपको, तो वो पुश लेते रहें। वो आपको किसी सीनियर से मिल रहा है, आपको किसी टीचर से मिल रहा है, आपकी फैमिली में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे लें, और पॉजिटिव लोगों की कंपनी में बैठे जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। जो लोग आपको ये कहते हैं सीए बड़ा मुश्किल है या ये सब्जेक्ट बड़ा औखा पास होता है, उनसे ना अगली दफा आपने मिलना नहीं है, दूर रहना है। पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, आप खुद देखेंगे क्वालिफिकेशन आपकी तरफ दौड़ के आएगी। जबरदस्त, जी बहुत शुक्रिया जबरदस्त, शाहजेब। जबरदस्त। So just to conclude the session, thank you everyone for joining the session. It was a wonderful session. I believe कि आप लोगों को इस सेशन का फायदा हुआ होगा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको हमारी एडमिन की टीम रेलेवेंट टीचर्स को रीच आउट करके एड्रेस कर देगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिर्जा साहब, थैंक यू आसिफ साहब, थैंक यू फाज साहब, थैंक यू यासीन साहब, एंड थैंक यू फॉर द पैक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अरेंजिंग दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग सेशन। इस दुआ के साथ और आप हैप्पी रमजान, और इस उम्मीद के साथ कि सेशन आपको बेहतर होगा और आपकी पढ़ाई की जो जिंदगी अगली सारी टेक अवेज को आप अपनी गोइंग फर्दर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि समझना एक पार्ट है और उसको इम्प्लीमेंट करना एक पार्ट है। वी होप कि सारे टीचर्स ने जो गाइडेंस दी है इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और इसे बेनिफिट देंगे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू एवरीवन जी, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।